नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में डेफरमेंट सैलरी प्रोसेस से रिलेटेड मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि जो मार्च 2020 की जो सैलरी डेफरमेंट हुई थी वो अब सभी एम्प्लॉय के लिए उसको प्रोसेस कराने का जो आदेश हुआ था उससे संबंधित मैंने अपने पूरा डिटेल आपको बताया था। उससे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स जो कुछ लोगों के सामने आ रही है मैं उसको कुछ क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ, ताकि जो डेफरमेंट बनाते वक्त आपको जो दिक्कत आ रही है उसको आप थोड़ा सा देख सकें, चेक कर सकें और उसके बाद आप सैलरी प्रोसेस कराएं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो यहाँ पर जो डेथ और रिटायरमेंट वाली अपनी कंडीशन थी वो नहीं है, अब सभी एम्प्लॉय के लिए बन जाएगा। जो रेगुलर एम्प्लॉय होंगे उनके लिए भी अब जो है प्रोसेस हो जाएगा। बिल नंबर एलोकेशन करने के बाद में आप मंथली सैलरी डेफरमेंट वाले ऑप्शन में जाके आप प्रोसेस करा रहे हो। पीआरआई के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पीआरआई पे मैनेजर के जो एम्प्लॉय हैं उनको मंथली सैलरी प्रोसेस वाले ऑप्शन में ही जाके बनाना है। उनके लिए अलग से मंथली सैलरी डेफरमेंट का ऑप्शन नहीं है। उनको मंथली सैलरी प्रोसेस का जो ऑप्शन रेगुलर आ रहा है उसी के अंदर वहाँ जाकर और बिल नंबर अलोकेट करके और मंथली सैलरी प्रोसेस में जाके और प्रोसेस कराना है। प्रोसेस करा के और उसके बाद जब आप रिपोर्ट देखेंगे आप अमाउंट वगैरह चेक कर लेंगे और अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर आप एम्प्लॉय पे डिटेल वगैरह में आप कैलकुलेशन देख लेंगे। तो उसके लिए जो पीआरआई के लिए ऑप्शन है वो मंथली सैलरी डेफरमेंट नहीं होकर मंथली सैलरी प्रोसेस में ही है। ये आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जब आप मंथली सैलरी प्रोसेस या डेफरमेंट वाले में आप प्रोसेस कराते हैं तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करने का और पूरे ग्रुप के साथ आप प्रोसेस कराते हैं। यहाँ पर मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल सैलरी प्रोसेस करा रहे हैं और इस पर आप जब प्रोसेस पे क्लिक करते हैं और अगर कोई एरर आती है, अगर आप इंडिविजुअल सैलरी प्रोसेस करा रहे हैं तो पर्टिकुलर अगर किसी एम्प्लॉय का अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके की जैसे कोई एरर आती है, जैसे मान लीजिए कुड नॉट प्रोसेस सैलरी कॉन्टैक्ट टू सिस्टम एडमिन, अगर इस टाइप की एरर आ रही है तो आपको दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक तो यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को आप नहीं सेलेक्ट करेंगे जिनकी डेफरमेंट का प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। जैसे रिटायर्ड, डेथ, उनका डेफरमेंट का बिल ऑलरेडी बन चुका है, आपने ऑलरेडी ट्रेजरी भी फॉरवर्ड कर दिया होगा, पेमेंट भी हो गया होगा या किसी दूसरे बिल में आपने उनको प्रोसेस करा रखा होगा, तो आप उस एम्प्लॉय को आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं करें। और सेकंड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो एरर आती है, जिन एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनको आप चेक करें, उनके मास्टर डेटा में आप चेक करें कि उनकी जो बैंक है वो बैंक आपका जो अभी 4 बैंक मर्ज हुई है उनसे रिलेटेड ना हो। इलाहाबाद बैंक है, देना बैंक है, या जो अभी 4 बैंक के जो मर्ज हुई है उनसे रिलेटेड एम्प्लॉय को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके यहाँ पर डेफरमेंट सैलरी या नॉर्मल सैलरी भी प्रोसेस नहीं होगी। आपको उन एम्प्लॉयज़ को एक बार हटाना पड़ेगा और उनका पहले मास्टर डेटा जो है बैंक का मास्टर डेटा पहले अपडेट कराना होगा। उसके लिए दो ऑप्शन हैं कि आप या तो उनकी रिक्वेस्ट डीडीओ के लेवल से अगर उनका आईएफएससी कोड पे मैनेजर पर अपडेटेड है तो उनकी बैंक अकाउंट अपडेट करके और ट्रेजरी को रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ट्रेजरी जो है उसको अप्रूव कर देगी। उसके अलावा उनका पुराना आईएफएससी कोड और उनका नया आईएफएससी कोड और बैंक का नाम, पुराना बैंक का नाम आईएफएससी कोड क्या था और नया बैंक का नाम और आईएफएससी कोड क्या हो गया, और विथ एम्प्लॉय की डिटेल, एम्प्लॉय आईडी या एनआईसीयू आईडी के साथ आप हमें पे मैनेजर की ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर दें। साथ में जो उस बैंक का डॉक्यूमेंट है, बैंक की पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक, वो आप साथ लगा दें। वो आप हमारे पास पे मैनेजर पे भेजेंगे, हम उसको यहाँ से अपडेट करा के और आपको वापस रिप्लाई कर देंगे। तो उसका बैंक जब तक अपडेट नहीं होगा उसका डेफरमेंट का बिल यहाँ पर प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि जो बैंक मर्ज हुए हैं जब तक वो अपडेट नहीं हो जाएंगे जो वो बिल जो है आगे ट्रेजरी को ना तो फॉरवर्ड होंगे ना पास होंगे। तो कॉन्टैक्ट टू सिस्टम एडमिन का अगर आपके सामने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एरर आती है तो आप दो बातों का ध्यान रखें कि एक तो यहाँ पर वो एम्प्लॉय सेलेक्ट ना हो। अगर आप ग्रुप में भी प्रोसेस करा रहे हैं तो भी आपको यही ध्यान रखना है, या आप इंडिविजुअल भी सेलेक्ट करा रहे हैं तो भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको उन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट नहीं करना है जिनका डेफरमेंट का बिल ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है या आपने किसी दूसरे बिल में प्रोसेस करा दिया होगा।
और दूसरा उनका जो बैंक है वो उन 4 बैंकों में ना हो, उनकी आईएफएससी कोड वो ना हो जो मर्ज हुई है। तो पहले आप उनको अपडेट कराएंगे, उसके बाद ही आप प्रोसेस कराएंगे, अदरवाइज उनका पेमेंट नहीं बनेगा और इस तरीके की एरर आएगी। इसके अलावा कई बार जब आप यहाँ पे प्रोसेस कराते हैं तो कोई एरर कई बार आपको नहीं शो होता, या जैसे कई बार गूगल क्रोम पे या मोजिला पे अगर आप दूसरे ब्राउज़र पे आप काम कर रहे हैं तो कई बार एरर मैसेज आपके सामने नहीं आता और पेज रिफ्रेश होके वापस वही स्क्रीन आपको दिखा देता है। तो उस केस में आप ध्यान रखें कि जो एम्प्लॉय पे डिटेल का स्क्रीन आपके सामने रहता है सैलरी प्रोसेसिंग के अंदर, वहाँ पर आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि उनकी कैलकुलेशन को चेक करें कि मान लीजिए जैसे ये एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय की जो डेफरमेंट है जैसे 9 दिन की बननी है या फिर 15 दिन की, 16 दिन की जो बननी है, उसके अकॉर्डिंग उनका अलाउंस कितना हो रहा है। मान लीजिए जैसे किसी एम्प्लॉय को आपने 22 दिन की सैलरी पहले दे दी, 9 दिन का उनका डेफर हो गया। अब 9 दिन का जो पेमेंट डेफर हुआ है उस 9 दिन के अकॉर्डिंग उनका कैलकुलेशन अलाउंस कितना बनता है और आपने यहाँ पर डिडक्शन कितने किए हुए हैं, क्योंकि डिडक्शंस अलाउंस से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये आप ध्यान रखें। अगर इनकम टैक्स वगैरह अगर ज़्यादा हो रहे हैं या कोई दूसरे डिडक्शंस अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको उनको या तो कम करना होगा या फिर डिलीट करना होगा। यहाँ पर दो डिडक्शंस हैं। एक तो एसआईपी, यहाँ पर जब आप प्रोसेस कराएंगे बिल को तो एक तो एसआईपी का डिडक्शन जो है डेफरमेंट वाले से नहीं होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब मार्च 2020 में जब डेफरमेंट का बिल प्रोसेस कराया था उस टाइम एसआईपी का डिडक्शन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में अप्रैल या मई के अंदर, मई 2020 के अंदर उनका एज ए एरियर डिडक्शन करा लिया गया था। तो क्योंकि मार्च 2020 का एसआईपी का डिडक्शन एज ए एरियर मई 2020 में ऑलरेडी हो चुका है, तो एम्प्लॉय पे डिटेल में अगर आपको यहाँ पर एसआईपी दिख भी रहा है तो भी उनका जब आप प्रोसेस कराएंगे बिल तो इनर के अंदर एसआईपी नहीं जाएगा, क्योंकि डिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एसआईपी को आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है, एम्प्लॉय पे डिटेल से डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वो अगर एम्प्लॉय पे डिटेल में दिख भी रहा है तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। दूसरा ईसीपीएनएफ का जो है एनपीएस का और 261 और 263 का जो पैसा है, यहाँ पर आपको कितना ही दिखा रहा हो वो उस जो आपका कैलकुलेशन हो रहा होगा 9 दिन का या 22 दिन का, उसका 10% कैलकुलेशन होगा। अपने आप सिस्टम जो है 10% कैलकुलेट करके रिपोर्ट के अंदर आपको दिखा देगा। जो कुछ इशू आ रहा था कि अमाउंट ज़्यादा कट रहा है वो रिजोल्व हो चुका, और अब आपका जब बिल डिलीट करके आप दोबारा प्रोसेस कराएंगे तो आपके एनपीएस का अमाउंट बिल्कुल सही आएगा। तो ये जो दोनों डिडक्शन है, एसआईपी आपको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, वो कैलकुलेशन में नहीं आएगी, और एनपीएस है वो आपको पूरा, अगर यहाँ पर एम्प्लॉय पे डिटेल में पूरा दिखा रहा है तो भी वो 10% जो आपका बेसिक और डीए जितना कैलकुलेट होके आएगा उसका 10% ही एनपीएस आपका रिपोर्ट के अंदर दिखाएगा। तो आपको सैलरी को प्रोसेस करा के और रिपोर्ट चेक करनी है। बाकी उसके अलावा जो भी टैक्स हैं या जो भी डिडक्शंस हैं उनको आपको कैलकुलेट करके देखना है कि उसके अलाउंस जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा के डिडक्शन ना हो रहे हों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उसके अलाउंस और उसके डिडक्शंस आप चेक कर लें। अगर बिल सही बन रहा है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, तो जब आप यहाँ पे प्रोसेस कराएंगे तो आपको किसी भी तरीके की एरर नहीं दिखाएगा, आपका बिल प्रोसेस हो जाएगा। तो 3 चीज़ें आपको चेक करनी है डेफरमेंट के लिए। पहला, आपको यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट नहीं करना है जिनका डेफरमेंट का बिल ऑलरेडी या तो आपने किसी दूसरे बिल में बना दिया होगा या ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। जैसे किसी डेथ है, रिटायर है, उन लोगों का बिल ऑलरेडी पहले बन चुका है, तो डेफरमेंट वाले में अगर उनका नाम आ भी रहा है तो आपको सेलेक्ट नहीं करना है। और दूसरा, यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ का जिनका बैंक मर्ज हो चुका है, बैंक की डिटेल अब चेंज हो चुकी है, उन एम्प्लॉयज़ को आप यहाँ से हटाएंगे। जब तक उनका बैंक डिटेल अपडेट नहीं हो जाता तब तक उनका पेमेंट पे मैनेजर पर नहीं बनेगा। और तीसरा, मैंने आपको एम्प्लॉय पे डिटेल का बताया कि एसआईपी का डिडक्शन डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, एनपीएस का डिडक्शन अपने आप 10% हो जाएगा, चाहे एम्प्लॉय पे डिटेल में आपको वो पूरा दिखा रहा है, और
उसके अलावा जितने भी डिडक्शंस हो रहे हैं उनको आप एक बार टोटल करके चेक करके अपनी कैलकुलेशन से देख लें कि उनके अलाउंस से ज़्यादा उसके डिडक्शंस ना हो रहे हों। 9 दिन या 16 दिन की जो आप डेफरमेंट बना रहे हैं उसके अलाउंस से ज़्यादा डिडक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप चेक कर लेंगे। उसके अलावा भी अगर किसी भी तरीके का आपको कैलकुलेशन में अगर कहीं पर कोई कैलकुलेशन गलत आ रही है सिस्टम पे, तो आप ध्यान रखें कि जो सैलरी आपने मार्च 2020 में दी थी उसकी इनर शीट, अभी आपका जो बिल बन रहा है उसकी इनर शीट, और साथ में आपकी कैलकुलेशन और एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय आईडी या एनएसयू आईडी, वो आप साथ लगा के आप हमें पे मैनेजर की ईमेल आईडी पर प्रॉपरली आप स्क्रीनशॉट के साथ भेज दें, आपको वापस प्रॉपरली रिप्लाई मिल जाएगा। अगर किसी भी तरीके की आपको कैलकुलेशन में कोई इशू लग रहा हो बिल बनाने के बाद, तो आप पहले का जो इनर शीट है जो आपने ऑलरेडी दे दिया, पे कर दिया, अभी जो आपने बिल बनाया है वापस उसमें जो इनर शीट आ रही है उसमें जो कैलकुलेशन आ रही है वो, और साथ में जो आपके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो, ये सारी चीज़ आप हमें पे मैनेजर की ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर देंगे तो आपको वापस प्रॉपरली रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये आप सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है आप उनको ध्यान रखें, आपका जो डेफरमेंट का प्रोसेस है वो प्रॉपरली जो है प्रोसेस हो जाएगा। बैंक के लिए मैंने आपको बताया, आप बैंक खुद एम्प्लॉय डीडीओ के लॉगिन से या एम्प्लॉय खुद अपने एम्प्लॉय के लॉगिन से डीडीओ के लॉगिन से ट्रेजरी को रिक्वेस्ट ऑनलाइन सेंड करें जैसे पहले करते आए हैं। बैंक की रिक्वेस्ट अपडेट करके आपका जो रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर वहाँ आपको आईएफएससी कोड वगैरह नहीं मिलते हैं तो आप हमें उसका पुराना आईएफएससी कोड जो ऑलरेडी पे मैनेजर पर अवेलेबल है वो, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और नया बैंक का नाम और उसका आईएफएससी कोड जो उसका चेंज होना है वो आप हमें यहाँ पे मैनेजर की ईमेल आईडी पर विथ डॉक्यूमेंट मेल कर दें, हम उसको अपडेट कर दें। धन्यवाद।